Today we are going to study about the one of the head of income for which the income tax is assessed, that is income from house property and taxes. ये हमारा टॉपिक है, इनकम टैक्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड टैक्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि ये हाउस प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ द हाउस प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर जो है ये है। चलो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं डेफिनेशन को। A house property could be your home, an office, a shop, a building, or some land attached to that building like a parking lot. तो हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो हमें बता दी गई है, देखिए कि कोई ये घर भी हो सकता है, कोई ऑफिस भी हो सकता है, शॉप भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, या बिल्डिंग से अटैच कोई पार्किंग है या कोई स्पेस है, लैंड है, वो भी हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है फॉर द purpose of income tax in the Income Tax Act. The Income Tax Act does not differentiate between commercial and residential property. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ पर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। रादर ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ना करके इनको सेम ही कंसिडर किया गया है। ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो इनकम टैक्स एक्ट के लिए किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, ये मैटर नहीं करता। दे कंसिडर ऑल द प्रॉपर्टी एलिजिबल फॉर द टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। अ ऑनर फ्रॉम फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स इज इट्स लीगल ऑनर। और जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात की जा रही है, जिसका असेसमेंट किया जा रहा है, अगर ये कंसिडर किया जाएगा कि उस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है, तो उसका जो लीगल ऑनर है वही उस प्रॉपर्टी का ऑनर कंसिडर किया जाएगा। समवन हु कैन एक्सरसाइज द राइट्स ऑफ द ऑनर इन हिज ओन राइट एंड नॉट ऑन द समवन एल्स बिहाफ। जो ऑनर के राइट खुद इंजॉय करता है, एक्सरसाइज करता है, ना कि किसी के बिहाफ पे अगर वो enjoy कर रहा है, that won't be a legal owner and also the owner for the purpose of income from house property. Income tax classified the property in two ways, that is let out property and another is self property. तो स्टूडेंट्स में मैंने वीडियो में नहीं दिया हुआ है, मैं वैसे ही बता देती हूँ। सेल्फ प्रॉपर्टी तो वो होती है जिसके अंदर हम खुद रहते हैं, हम जहाँ पे हम रह रहे हैं, ऑनर रह रहा है, जहाँ पे ऑनर खुद रहता है, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। एंड सेकंड इज लेट आउट प्रॉपर्टी। तो जो टैक्स होता है ना, टैक्स का हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, और उस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, दैट इज ऑन द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड लेट आउट प्रॉपर्टी। तो इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। पहले प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि ओनर खुद वहाँ पे उसको यूज़ कर रहा है, खुद रहता है, या फिर उसने अपनी प्रॉपर्टी को, लीगल ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा रखा है। तो उसके अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स डिफ्रेंशिएट करता है। तो अगला टॉपिक जो हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड हाउ टू बी डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, इसमें जो सेक्शंस इन्वॉल्व हैं वो सेक्शन 22, 23 एंड 24 इन्वॉल्व है। तो वैसे तो मैं ये जो वीडियो है ये 2 या 3 पार्ट्स में बनेगा। तो अभी जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली, तो मैं सेक्शन 23 को डिफ़ाइन करूँगी, क्योंकि 22 में तो सिर्फ बताया गया है कि कि एनुअल वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज़ द दैट डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मीन्स हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है और एनुअल वैल्यू की डेफिनेशन क्या है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज़ टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू। तो जो एनुअल वैल्यू का मीनिंग है, जो उस प्रॉपर्टी से एनुअली इनकम हो रहा है, वो ही इनकम कहलाया जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसी इनकम पे एनुअली जो इनकम गेन करता है लीगल ओनर, तो उसी इनकम पे टैक्स लगाया जाता है। इवन इफ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द ईयर और लेट आउट फॉर ओनली अ पार्ट ऑफ द ईयर,
ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए लेट की ही नहीं गई हो या फिर थोड़े समय के लिए पूरे साल में से कुछ मंथ के लिए लेट आउट की गई हो, किराए पे दी गई हो, तो उस रेंट को कहते हैं नोशनल रेंट रिसीवेबल इज़ टैक्सेबल एज इट्स एनुअल वैल्यू। तो मीन्स ये है कि एनुअल वैल्यू, अगर हम ये कहें कि हमें कोई इनकम ही नहीं हो रही है, सपोज़ करिए कि कोई पर्सन ए है, उसके उसके दो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ऑनर है और उसने जो है अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया ही नहीं पूरे साल, तो क्या उसको टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। और इट डजेंट मैटर कि उसने उसको लेट आउट किया हो या ना किया हो। एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो एनुअल वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं ये एनुअल वैल्यू? क्योंकि इसी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स को लगाएगा। और ये एनुअल वैल्यू किसके लिए है? ये उस प्रॉपर्टी के लिए है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए है, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी कि वो रेजिडेंशियल भी हो सकती है और कमर्शियल भी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनुअल वैल्यू है, तो एनुअल वैल्यू को मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया है, वो सेक्शन 22 में भी दिया गया है, वो आप जाके देख सकते हो। वैसे एनुअल वैल्यू वही है कि दैट इनकम द पर्सन गेन्स फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टी एनुअली, वेदर इट्स रेजिडेंशियल और दैट इट इज़ कमर्शियल। वो उसको लेट आउट करता है, लेट आउट करने के बाद जो उसको इनकम होती है वो उसकी एनुअल वैल्यू कहलाती है। मगर इसमें कुछ शार्प पॉइंट्स हैं जिसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि जस्ट सिर्फ एनुअल वैल्यूज कि जिस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया बस वही होगी, नहीं, वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब उसके अकॉर्डिंग हमें उसका इनकम टैक्स, उसका लगने वाला जो उसके ऊपर एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स है वो एनुअल वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम उसके लिए देख लेते हैं क्या क्या हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड और रिसीवेबल, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू, ये हमें फाइंड आउट करना। उसके लिए मैंने बताया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल क्या होता है। This is a rent received or receivable by the owner of the house property on letting out the house property। यानी कि एक्चुअल रेंट वह होता है, रिसीव्ड मिल गया हो या मिलने वाला हो, रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट वह होता है जो कि ओनर को, जो कि उसका लीगल ओनर है प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी को किराए पे देने के बाद उसको जो इनकम होती है वो उसका एक्चुअल रेंट होता है। और बेसिकली ये एनुअली ही कैलकुलेट किया जाता है। अगला पॉइंट है म्यूनसिपल वैल्यू। दिस इज द वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय द म्यूनसिपल अथॉरिटी फॉर लिवाइंग म्यूनसिपल टैक्सेस ऑन द हाउस प्रॉपर्टी। म्यूनसिपल अथॉरिटी नॉर्मली चार्जेस हाउस टैक्स, म्यूनसिपल टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। तो देखो एक्चुअल रेंट जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है, मगर म्यूनसिपल वैल्यू जो होती है वो म्यूनसिपल अथॉरिटी जो है टैक्सेस लगाती है, म्यूनसिपल टैक्सेस जो हाउस प्रॉपर्टी पे लगाती है, तो वो इवेलुएट करती है उस पर्टिकुलर हाउस की प्रॉपर्टी की वैल्यू, एनुअल लेटिंग वैल्यू, कि भाई ये मकान है और इस मकान को एनुअली इतने किराए पे तो होना ही चाहिए, मंथली या एनुअली इतना किराया इसका होना चाहिए। तब म्यूनसिपल अथॉरिटी उसके ऊपर उस लेटिंग आउट यानी कि किराए की कीमत पे जो है टैक्स लगाती है, और उसका इवैल्यूएशन भी वो खुद ही करते हैं कि इतना तो उसकी प्रॉपर्टी का लेट आउट जो है किराया होना चाहिए। तो म्युनिसिपल वैल्यू अलग हो गई, एक्चुअल रेंट जो रिसीव्ड है जो ऑनर को मिल रहा है वो अलग हो गया। तो उसके बाद आता है फेयर रेंट। फेयर रेंट इज द रेंट विच अ सिमिलर प्रॉपर्टी कैन फैच इन सेम और सिमिलर लोकेलिटी इफ इट इज़ लेट आउट फॉर अ ईयर। अब देखो आसपास की जो आपने देखा होगा कि कुछ एरियाज होते हैं उसकी प्रॉपर्टी की कीमत तो बहुत ज़्यादा होती है, कुछ एरियाज है उतनी ही प्रॉपर्टी है पर कीमत बहुत कम होती है, वो अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज़ होती है।
अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी होती है। तो फेयर रेंट क्या होता है कि ये होता है कि वह रेंट की आसपास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कितने पे रेंट पे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर असेसमेंट हो रहा है तो वो प्रॉपर्टी भी उसी उतने रेंट तक चली जाएगी। ये इसको बोलते हैं फेयर रेंट। ये एक अलग वैल्यू हो गई। लेटिंग ये अलग, लेटिंग आउट जो हो रहा है उस प्रॉपर्टी का एनुअली, ये एक फेयर रेंट एक अलग वैल्यू हो गई। अब अगला आता है स्टैंडर्ड रेंट। ये जो स्टैंडर्ड रेंट होता है स्टूडेंट्स, द स्टैंडर्ड रेंट इज़ फिक्स्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। ये जो है रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से होता है। और स्टैंडर्ड रेंट हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर अ प्रॉपर्टी अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट एंड द ओनर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू गेट रेंट हायर देन द स्टैंडर्ड रेंट फिक्स अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। और जो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का जो टैक्स है, सॉरी उस प्रॉपर्टी को जो कि भाई इस प्रॉपर्टी को इतने ही किराए पे दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा पे नहीं दिया जा सकता। इस वैल्यू को रेंट कंट्रोल एक्ट फिक्स कर देता है, तो इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू। तो अगला आता है एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट इज़ हायर वैल्यू अमंग एमवी एंड एफआर, यानी कि सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ एसआर। यानी कि अब तक हमने पढ़ा एक्चुअल रेंट, फिर एमवी रेंट, म्यूनसिपल अथॉरिटी रेंट, म्यूनसिपल अथॉरिटी का इवैल्यूएशन जो कर रहा था। अगला पढ़ा था हमने फेयर रेंट। फिर हमने पढ़ा था सेम प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, मगर इवैल्यूएशन अलग अलग जो अथॉरिटी है, अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से जो उसको किराया है प्रॉपर्टी का वो अलग अलग समझा जा रहा है या उसको फाइंड आउट किया जा रहा है। तो लास्ट में हम देखते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट इज़ हायर वैल्यू अमंग द एमवी एंड एफआर, यानी कि म्यूनसिपल जो अथॉरिटी है उसने जो उसका एनुअली इन्वैल्यूएशन किया था कि भाई इतना इस प्रॉपर्टी का इतना टैक्स तो लेटिंग आउट इतने पे तो ये किराए पे जाना चाहिए और उसके हिसाब से हम टैक्स लगाएंगे। तो म्यूनसिपल वैल्यू हो गई थी एक उस प्रॉपर्टी की, मतलब वैल्यू नहीं, उसके ऊपर जो लेट आउट वैल्यू है, नॉट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। उसका उसको बेचना नहीं है, वो सिर्फ किराए की इस सारे सेक्शन में किराए की बात हो रही है। एफ आर सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम, एम वी और एफ आर यानी कि फेयर रेंट वैल्यू और म्यूनसिपल वैल्यू जो एनालिसिस की गई है रेंट की, उन दोनों में से जो है ज़्यादा होगी उसको हम लेंगे। वो मगर स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले देख लेंगे कि एम वी वैल्यू क्या है, फिर देख लेंगे फेयर रेंट वैल्यू क्या है, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको पिक कर लेंगे। और वो जो पिक करा हुआ है अगर वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा है तो हम फिर स्टैंडर्ड रेंट को पिक करेंगे, अगर वो स्टैंडर्ड रेंट से कम है तो फिर हम उसको पिक कर लेंगे। तो हम देखेंगे एग्जांपल्स में, तब आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले हम फाइंड आउट करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब आता है इससे पहले कि हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू all everything in this section, in all this section is regarding the we are talking about the letting out value, यानी कि किराए की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की कीमत की बात नहीं हो रही है, किराया, ठीक है। सेक्शन 23(1), इससे पहले कि हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को समझें या नेट एनुअल वैल्यू को समझें, उससे पहले हम सेक्शन 23 को समझ लें तो वो ज़्यादा इट विल बी वेरी फाइन कि हम सेक्शन 23 को हम समझ लें। तो सेक्शन 23 क्या कहता है, द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी। देखो, एक मान लीजिए एक पर्सन है और उसके पास एक प्रॉपर्टी है, तो अब उसकी एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी हम कैसे, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं इनकम टैक्स एक्ट जो लगाता है और उसके हिसाब से वो फाइंड आउट करता है एनुअल वैल्यू को। तो ए पॉइंट में दिया गया है सेक्शन 23 ए क्या कहता है, द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी कि ये इट डजेंट मैटर कि वो किराए पे दी गई है कि नहीं दी गई है, मगर ये बोला गया है कि दी जा सकती है, रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि इसको एक्चुअली में रेंट पे होना ज़रूरी नहीं है, एनुअल वैल्यू इसी चीज़ पे, इस क्राइटेरिया पे भी फाइंड आउट कर ली जाती है, इनकम टैक्स लगा दिया जाता है कि
वो जो है कितने रेंट पे वो प्रॉपर्टी जो है क्या कहते हैं लेट आउट हो जाएगी ईयरली, फ्रॉम ईयर टू ईयर। और वो अभी हम एक्सपेक्टेड रेंट जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वो यही है। ठीक है, कि कितने प्रॉपर्टी कितने उसके ऊपर रेंट के ऊपर कि सोचा जा सकता है कि इतने पे ये रेंट आउट हो जाएगी, तो एक्सपेक्टेड रेंट है। तो बी पॉइंट क्या कहता है, वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट। मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है और उसका कुछ पार्ट ही उसको पूरी प्रॉपर्टी को या उसके किसी पार्ट को किराए पे चढ़ाया गया है, एंड द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। और अभी तो हमने ए पॉइंट में ये देखा था कि सोचा जा रहा है कि भाई इतने पे तो ये प्रॉपर्टी लेट आउट हो जाएगी, यानी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मगर एक्चुअल रेंट क्या है, मान लीजिए जो एक्चुअल रेंट ऑनर को मिल रहा है, रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय ऑनर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफ, उस प्रॉपर्टी के लिए कंसर्न में कितना रेंट मिल रहा है, वो जो एक्चुअल रेंट मिल रहा है वो ज़्यादा है किससे, जो कि अमाउंट एक्सपेक्ट किया गया है सेक्शन ए में। मान लीजिए एक किसी प्रॉपर्टी का रेंट जो है हमने सोचा 14,000 तो मिल जाएगा, मगर एक्चुअल रेंट उसको, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में कोई किराए पे आया ही नहीं, तो उसने उसको कम में दे दिया, 10,000 में दे दिया। तो एक्सपेक्टेड रेंट से तो एक्चुअल रेंट कम था। ठीक है, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको हम रेंट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 9,000 जो है वो कम है 14,000 से, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो 9,000 को कंसिडर कर लिया जाएगा। अब सी में आता है, वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट। मान लीजिए प्रॉपर्टी या पूरी प्रॉपर्टी या कुछ पार्ट जो है उसका लेट आउट कर दिया गया है। ठीक है, एंड वाज वेकेंट ड्यूरिंग होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। और मान लीजिए उसने 1 ईयर के लिए प्रॉपर्टी देनी थी, मगर क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ, सपोज करिए किराए पे उसने मकान देना था एक ऑनर ने प्रॉपर्टी को अपनी, और किराए उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ टूट गया, तो 2 महीने तक जो है किराए पर वो व्यक्ति जो किराएदार है वो नहीं आ सका। वो सिर्फ 10 मंथ के लिए ही किराए पे रहा। तो अब किराएदार जो जो रेंट की वैल्यू देगा वो क्या 12 मंथ के लिए देगा? नहीं, वो कितने के लिए देगा? वो सिर्फ जितने मंथ में वो रहा है, वो 10 महीने वहाँ पे रहा है, तो वो सिर्फ 10 महीने का किराया देगा। तो वैकेंसी, दैट इज कॉल्ड द वैकेंसी, वो खाली था। द एक्चुअल रिसीव रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल बाय द ऑनर इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ इज लेस देन द सम रेफर टू अ क्लॉज इन ए। तो क्लॉज ए में जो एक्सपेक्टेड रेंट है, मान लीजिए जो रेंट था उससे तो अब कम वैल्यू आएगी। एक्सपेक्टेड रेंट मान लीजिए 14,000 था, और अब जो है क्योंकि उसको कम मिल रहा है तो उसको अब कम रेंट मिलेगा, अकॉर्डिंग टू 10 मंथ के लिए मिलेगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि देयर इज़, अब हम इन दोनों में से किसको कंसीडर करेंगे, एक्चुअल रेंट जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसको, या फिर जो वैकेंसी के बाद कम रेंट आया है उसको। वैकेंसी मतलब खाली खाली था वो मकान 2 महीने के लिए। तो दे इज़ लेस देन द सम रेफर्ड इन क्लॉज द अमाउंट सो रिसीव्ड और रिसीवेबल, यानी कि जो वैकेंसी के बाद जो कम अमाउंट है ना, उसी को कंसिडर किया जाएगा एक्चुअल रेंट के लिए। तो ये सब क्राइटेरिया हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद भी अभी कुछ पॉइंट्स हैं कि जो अनरिलीज रेंट होता है वो, यानी कि कुछ किराएदार हैं जो बिना पैसे दिए भाग जाते हैं, या फिर 2-3 महीने का रेंट नहीं देते हैं बाकी, तो इसको कहते हैं अनरिलीज रेंट। तो उसका क्राइटेरिया हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम ABC पॉइंट के हिसाब से ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो अब तक हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। हमने सीखा सेक्शन 23 में कि एक एक्सपेक्टेड रेंट होता है, जिससे हम सोच सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इतने इसके ऊपर तो किराए पर जाएगी, वो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। बी पॉइंट में दिया गया है कि मान लीजिए एक्चुअल रेंट जो है उसने किसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि उसको नेसेसिटी थी, ऑनर ने उसको कम पे दे दिया, या तो वो जो रेंट है, अ, वो रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में से जो भी अमाउंट है ज़्यादा है, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट अगर मान लीजिए किसी कारण से उसने ज़्यादा रेंट पे दे दिया है, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट मान लीजिए 14,000 था और उसको कोई नीडी किराएदार मिल गया, उसने उसको 15,000 में दे दिया, तो इन दोनों में से ज़्यादा है उसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो
और सी पॉइंट कहता है कि मान लीजिए खाली रहा है मकान किसी कारण से और किराया सिर्फ 10 महीने का या किसी कितने भी कम महीने के लिए उसने रेंट पे दिया और एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है, तो एक्सपेक्टेड रेंट और वो जो कम रेंट मिला है उसमें से जो कम वैल्यू होगी उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ, देखिए अगला टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। द एक्चुअल रेंट इज हायर देन द एक्सपेक्टेड रेंट, देन द एनुअल रेंट which would be taken as the taken for the purpose is calculated as follows। अगर एक्चुअल रेंट जो है वो ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्चुअल रेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक्चुअल रेंट अगर ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो हम पहले देखेंगे दोनों में से पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू देखेंगे और एक्चुअल रेंट की वैल्यू देखेंगे, और दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको हम पिक कर लेंगे। तो अब एग्जांपल में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था ना, म्युनिसिपल वैल्यू जो म्युनिसिपल अथॉरिटी कैलकुलेट करती है। इस एग्जांपल में सामने देख लीजिए 72,000 एक महीने का रेंट है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो हमारा आ गया 8,64,000 अकॉर्डिंग टू द म्युनिसिपल वैल्यू। और यानी कि हाउस प्रॉपर्टी की कीमत जो है लेटिंग आउट की, यानी किराया जो बैठेगा 12 महीने का, वो 8,64,000 बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू द म्युनिसिपल वैल्यू। अब फेयर रेंट जो है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि आसपास की प्रॉपर्टी जितनी पे लेट आउट हुई है तो वो उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन होती है उसको बोलते हैं फेयर रेंट। तो वो बैठ रहा है 90,000 पर मंथ होगा, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाई 12 हो गया, तो ये हो गया 10,80,000 हो गया। और स्टैंडर्ड रेंट जो है, जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से होता है, 80,000 फॉर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा 9,60,000। तो हमने पहले भी बताया था कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे, और इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, और सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो म्युनिसिपल और फेयर रेंट में से दोनों में से कौन सा ज़्यादा है। हाई देखो डी पॉइंट में देखिए, हायर वैल्यू बिटवीन MV एंड FR, तो वो 10,80,000 ज़्यादा है, यानी कि फेयर रेंट वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको पिक कर लिया। मगर स्टैंडर्ड रेंट को ये भी जो वैल्यू है इन दोनों में से जो हायर होगी उसको हमें देख के चलना है कि स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड रेंट हमारा जो है 9,60,000 है, और हमारा MV और FR को कंपेयर करने के बाद आया 10,80,000। तो ये तो ज़्यादा है स्टैंडर्ड रेंट में से, अगर ये कम होता तो हम कम ले लेते, मगर ये ज़्यादा है तो अब हमें स्टैंडर्ड रेंट को लेना होगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा, हायर बिटवीन सब देखो लिखा हुआ है ई पॉइंट में, एक्सपेक्टेड रेंट ER इक्वल टू हायर वैल्यू बिटवीन MV एंड FR, यानी कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को में कंपेयर करने के बाद तो ज़्यादा होगा, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ SR, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट को ध्यान में रखते हुए। तो अब जब हम देख रहे हैं सी पॉइंट में, देखिए 9,60,000 है स्टैंडर्ड रेंट, और कंपेयर करने के बाद MV और FR को हमें कंपेयर किया तो आया 10,80,000। इन दोनों में से स्टैंडर्ड रेंट कम है, तो हमें इसमें स्टैंडर्ड रेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक्चुअल रेंट हमारा है गिवन है 12 लाख, ठीक है। तो अब एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में कंपेयर करेंगे, ई और एफ ई और एफ को कंपेयर करेंगे, तो जो ज़्यादा होगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी हमारी, एक्चुअल रेंट कंसीडर कर लिया जाएगा, यानी कि 12 लाख। सो स्टूडेंट, अगर अगला वीडियो जो आएगा उसके अंदर हम अनरिलीज रेंट और अदर क्राइटेरिया देखेंगे, जिसके ऊपर हमें टैक्सेशन और सेक्शन 24 भी रह गया है, जिसमें हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं, उसमें हम स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।